हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग 1 से चैप्टर 6 खानाबदोश को पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। और खानाबदोश क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, तो सबसे पहले हम उसके अर्थ के बारे में जानेंगे कि खाने की तलाश में जो मजदूर वर्ग है वो एक जगह से दूसरी जगह अपना जीवन यापन करने के लिए जगह जगह जाकर रुकते हैं, जिनका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं होता। वे जहाँ भी अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं और वे वहीं अपनी झोंपड़ी बना लेते हैं। तो उसी के बारे में ये बताया है, जैसे कि जो मजदूर वर्ग है जगह जगह जाकर के रोजी रोटी के लिए भटकता है और वहीं अपनी झोंपड़ी बना लेता है। और किस तरह जो ताकतवर व्यक्ति है, सूबे सिंह जैसे ताकतवर लोग, और उनका मतलब शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से उनको प्रताड़ित करते हैं। यहाँ पर जो स्त्री का भी मतलब नारियों के ऊपर भी जो शोषण हुआ है उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है कि किस तरह जो मजदूर वर्ग है वो इतनी कड़ी मेहनत करता है और किसी तरह अपने जीवन को सही बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सपना देखता है कि मैं अपना घर बनाऊंगा। और वो घर बनाने के लिए कोशिश करता है, ईमानदारी से मेहनत भी करता है। लेकिन होता क्या है कि जो मज़दूर जो पूंजीपति लोग हैं, जो धनाढ्य वर्ग है, वो उनका शोषण करते हैं और उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो यहाँ पर जो सुकिया और मानो जो हैं उनको ही यहाँ पे खानाबदोश बताया गया है कि सुकिया जो मानो का पति है और यहाँ पर एक जो दाम्पत्य जीवन में बन कर के नए नए आते हैं किसनी और उसका जो पति है मुकेश। तो यहाँ पर जो एक ठेकेदार है और एक जो भट्टे का मालिक है। जब भट्टे का मालिक है वो किसी काम से कहीं चला जाता है तो उसका बेटा जब आता है तो उस भट्टे का जो माहौल है वो बिल्कुल बदल जाता है और वहाँ पर श्रमिकों को, जो मज़दूरों को किस तरह प्रताड़ित किया जाता है। तो अंत में जब जो मानो और मानो का जो पति है वहाँ से जाने में ही, उस जगह को छोड़ने में ही वो अपनी भलाई समझता है और अपनी रोजी रोटी के लिए वो कहीं और ही तलाश करता है। तो आइए आज हम इस खानाबदोश कहानी को पढ़ते हैं। खानाबदोश। सुखिया के हाथ की पथी कच्ची ईंटें पकने के लिए भट्टे में लगाई जा रही थीं। भट्टे के गलियारे में झरोकेदार कच्ची ईंटों की दीवार देखकर सुखिया आत्मिक सुख से भर गया था। देखते ही देखते हजारों ईंटें भट्टे के गलियारे में समा गई थीं। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बाली भर दिए गए थे। तो यहाँ जो सुकिया ने जो अपने हाथ से जो कच्ची ईंटें बनाई थी और उनको देख कर के वो मतलब बहुत ही उसको आत्मिक सुख की प्राप्ति हो रही थी। और देखते ही देखते हजारों जो ईंटें उसने बनाई थी वो भट्टे के गलियारे में समा गई थी पक्की ईंटें बनने के लिए। और ईंटों के बीच जो खाली जगह में पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बाली सब उसमें भर दिए गए थे। असगर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज़ तरतीब से लगवाई थी। आग लगाने से पहले भट्टा मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज़ का मुआयना भी कर लिया था। 2400 घंटे की ड्यूटी पर मज़दूरों को लगाया गया था, जो मोरियों से भट्टे में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे। भट्टे का सबसे खतरे वाला काम था मोरी पर काम करना, क्योंकि वहाँ पर जब आग लगाई जाती है, जब सब कुछ उसमें आग लगाने के लिए सामान भरा जाता है, तो वहाँ आग लग कर के व्यक्ति को उसकी मौत भी जा सकती है। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का वहाँ कारण बन सकती थी। भट्टे की चिमनी धुआं उगलने लगी थी। वह धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ जाता था। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटमीले
मटमैले रंग का यह भट्टा एक धब्बे जैसा दिखाई पड़ता था, मानो और सुखिया महीना भर पहले ही इस भट्टे पर आए थे अपनी रोजी रोटी के लिए। दिहाड़ी मजदूर बनकर हफ्ते भर का काम देखकर असगर ठेकेदार ने सुखिया से कहा था कि सांचा ले लो और ईंट पाथने का काम शुरू करो। 1000 ईंट के रेट से अपनी मजदूरी लो। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर थे जो वहीं काम करते थे। भट्टा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार साँझ होते ही शहर लौट जाते थे। शहर से दूर दिन भर की गरमा गहमा गहमी के बाद यह भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता था, क्योंकि वहां चारों तरफ अंधेरा हो जाता था। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोंपड़ियों में टिमटिमाती डिबरियां भी इस अंधेरे से लड़ नहीं पाती थी। जो छोटे छोटे दिए जलते थे उजाले के लिए, वो तो उस अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते थे। दड़ बेनुमा झोंपड़ियों में झुक करके घुसना पड़ता था। छोटी छोटी झोंपड़ियाँ थीं, उसमें झुक करके ही घुसना, झुक करके ही निकलना पड़ता था। झुके झुके ही बाहर आना होता था। भट्टे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती थीं। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था और ईंटों को जोड़ करके बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियाँ की चिट चिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफ़ों की प्रतिध्वनियाँ थी। मतलब जो लकड़ियाँ जलती हैं तो जो चिट-चिट की आवाज़ जो करती हैं, उससे क्या था कि जो बुरी चिंताएं थी मन में, वो और तकलीफ देती थी। सब कुछ अनिश्चित था, मानो अभी तक इस भट्टे की जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई थी। मानो बस सुखिया की जिद के सामने वह कमजोर पड़ गई थी। सांझ होते ही सारा माहौल भाएं भाएं करने लगता था। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने दड़बों में, छोटी छोटी जो झोंपड़ियाँ होती थीं उनमें वो घुस जाते थे। सांप बिच्छू का डर लगा रहता था, जैसे समूचा जंगल झोंपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। ऐसे माहौल में मानो का जी घबराने लगता था, लेकिन करे भी तो क्या करे। न जाने कितनी बार सुखिया से कहा था मानो ने, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। मतलब परदेश नहीं जाना, हमें अपने यहाँ की सूखी रोटी ही में हम गुजारा कर लेंगे। ये सुखिया मानो सुखिया से कहती थी अपने पति से। सुखिया के मन में एक बात बैठ गई थी कि नर्क की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मानो कि हर बात का एक ही जवाब था उसके पास। बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि आदमी की जो औकात है वो घर से बाहर कदम रखने पे ही पता चलती है। घर में तो चूहा भी सूरमा बना रहता है। कांधे पर यूं लंबा लट धर के चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े न हो सकें। बुढ़ी बकरियों की तरह मिमियाते हैं और गांव में किसी गरीब को आदमी भी ना समझे वो। सुखिया की इन बातों से मानो कमजोर पड़ जाती थी मानो। इसीलिए गांव देहात छोड़कर वे दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के साथ इस भट्टे पर आ गए थे। पहले ही महीने में सुखिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे। कई कई बार गिनकर तसल्ली कर ली थी। धोती की गांठ में बांधकर अंटी में खास लिए थे। मतलब जो अंटी बांध लेते हैं, मतलब धोती की, उसमें वो उन्होंने उसमें पैसे रख लिए थे। रुपए देख करके मानो भी खुश हो गई थी। उसे लगने लगा था कि वह अपनी जिंदगी के ढर्रे को बदल लेगा। उसे ऐसा आभास हुआ। सुखिया और मानो की जिंदगी एक निश्चित ढर्रे पर चलने लगी थी, क्योंकि दोनों मिलकर के वो काम कर रहे थे, दोनों पैसा कमा रहे थे। दोनों मिलकर के पहले
तगारी बनाते, फिर मानो तैयार मिट्टी लाकर देती। फिर मानो जो थी उसकी पत्नी वो तैयार मिट्टी ला करके उसको देती। इस काम में उनके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था, नाम था जसदेव। छोटी उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी उसके साथ काम पर लगा दिया था। इससे काम में गति भी आ गई थी, मतलब काम जो है वो गति से तेजी से होने लगा था। मानो भी अब फुर्ती से सांचे में ईंटें डालने लगी थी, जिससे उनको दिहाड़ी दिहाड़ी भी बढ़ गई थी। उस रोज मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया था, क्योंकि मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए थे। उनकी गैर हाजिरी में सूबे सिंह का रौब दाब भट्टे का माहौल ही बदल देता था। इन दिनों में असगर ठेकेदार भींगी बिल्ली बन जाता था और दफ्तर के बाहर एक अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी। चौकीदार जो कुर्सी पर उगडू बैठकर दिन भर बीड़ी पीता था, आने जाने वालों पर निगरानी भी रखता था। उसकी इजाज़त के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता था। एक रोज सूबे सिंह की नज़र किसनी पर पड़ गई, जो कि विवाहिता थी, नई नई शादी होके आई थी। और उसका जो पति था महेश, तो वो दोनों ही काम पर आए थे। 3 महीने पहले ही किसनी और महेश भट्टे पर आए थे। 5-6 महीने पहले ही दोनों की शादी भी हुई थी और सूबे सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। शुरू में किसी का ध्यान इस ओर तो नहीं गया था, लेकिन जब रोज ही गारे मिट्टी का काम छोड़कर वह दफ्तर में ही रहने लगी, तो मजदूरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। और तीसरे दिन सुबह जब मजदूर काम शुरू करने के लिए झोंपड़ियों से बाहर निकल रहे थे, तो किसनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। भट्टे पर साबुन किसी के पास नहीं था, मतलब ऐसी स्थिति थी कि किसी के पास साबुन नहाने के लिए था ही नहीं, लेकिन किसनी के पास था, जो कि उसके लिए जो सुविधा की थी वो सूबे सिंह ने कर दी थी, क्योंकि वो उसका ऑफिस का काम करती थी। वहाँ उसका शोषण भी किया जा रहा था। साबुन और उससे उठते हुए झाग पर सबकी नज़र पड़ गई थी, लेकिन बोला कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि अब कोई इतना ताकतवर व्यक्ति है तो किसी की हिम्मत भी क्यों पड़े। सभी की आंखों में शंकाओं के गहरे काले बादल घिर आए थे। कानाफूसी हल्के हल्के शुरू हो गई थी। महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा था। सांवले रंग की भरे पूरे जिस्म की किसनी का व्यवहार महेश के लिए दुखदाई हो रहा था। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी और उसकी खिलखिलाहट दफ्तर से बाहर तक सुनाई पड़ने लगी थी। महेश ने उसे समझाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी वहाँ से लौटना मुश्किल था। भट्टे की जिंदगी भी अजीब थी। गांव बस्ती का माहौल बन रहा था। झोंपड़ी के बाहर जलते चूल्हे और पकते खाने की महक से भट्टे की जो नीरस जिंदगी में कुछ देर के लिए ही सही ताजगी का एहसास होता था। ज़्यादातर लोग रोटी के साथ गुड़ या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खाते थे। दाल सब्जी तो कभी कभार ही बनती थी। शाम होते ही हैंडपंप पर भीड़ लग जाती थी। जिस्म पर चिपटी मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश करते मजदूर, वह उतना ही भीतर उतर जाती थी। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी। इस महक से अलग भट्टे का कोई अस्तित्व नहीं था। किसनी और सूबे सिंह की कहानी अब काफ़ी आगे बढ़ गई थी और सूबे सिंह के अर्दली ने महेश को नशे की लत भी डाल दी थी। उसको शराब पीना भी सिखा दिया था। नशा करके महेश झोंपड़ी में पड़ा रहता। किसनी के पास एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था और सुबह शाम भट्टे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज़ गूंजने लगी थी। ट्रांजिस्टर वह इतने ज़ोर से बजाती थी किसने कि भट्टे का वातावरण
फिल्मी गानों की आवाज़ से महक उठता था, गमक उठता था। शांत माहौल में संगीत लहरियों ने खनक भी पैदा कर दी थी। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत भी मिलती थी। भट्टे से पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुखिया और मानो की खुशी की इंतहा नहीं थी। मतलब वो उन ईंटों को देख करके बहुत खुश हुए। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट करके भी देख रही थी। खुद के हाथ की पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। और उस दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्टे जल रहे थे। उसने सुखिया से पूछा था, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं? मतलब उसका जो विचार था वो अपना एक घर बनाने की उसके मन में एक आशा जागी थी। बहुत, कई हजार, लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत, अलग से उसके मन में ख्याल उभरा था। उसे तत्काल कोई आधार नहीं मिल पा रहा था। वह बेचैन हो उठी थी। उसे खामोश देख करके सुखिया ने कहा, चलो काम शुरू करना है। जसदेव बाट देख रहा होगा। सुखिया के पीछे पीछे अनमनी ही चल दी थी मानो। लेकिन लेकिन दिलो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसे छा गया था कि वह उसी में उलझ कर रह गई थी। क्योंकि उसके मन में क्या था कि वो अपना उन लाल ईंटों से अपना मकान बनाना चाहती थी, पक्का मकान। झींगुरों की झिनझिन और बीच बीच में सियारों की आवाजें रात के सन्नाटे में स्याह पत घोल रही थी। थके हारे मजदूर नींद की गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे। उन्हें मतलब गहरी नींद भी आ गई थी क्योंकि सुबह से वो अपना मजदूरी का जो काम कर रहे थे तो थकावट के कारण उनको नींद आ गई थी। मानो के ख्यालों में अभी भी लाल लाल ईंटें घूम रही थीं। इन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जहन में बस गया था। वह ख्याल जिस शिद्दत से पुख्ता हुआ था, नींद उतनी ही दूर चली गई थी और उसकी नींद गायब हो गई थी। मकान की सोचते सोचते कि मुझे अपना एक छोटा सा मकान बनाना है इन पक्की ईंटों से, अपने हाथ की बनी हुई ईंटों से। दूर किसी बस्ती से हल्के हल्के छनकर आती मुर्गे की बाग रात के आखिरी पहर के एहसास के साथ ही मानो की पलकें नींद से भारी होने लगी थी। सुबह के जरूरी कामों से निपटकर जब सुखिया ने झोंपड़ी में झांका तो वह हैरान रह गया था। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती। वह परेशान हो गया था और गहरी नींद में सोई मानो का माथा उसने छू कर देखा। उसे लगा कहीं इसे फीवर तो नहीं हो गया। माथा ठंडा था। उसने राहत की सांस ली। मानो को जगाया, इतना दिन चढ़ गया है, उठने का मन नहीं है? मानो अनमनी सी उठी। कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह बैठना सुखिया को अखरने लगा था। आज क्या बात है, जी तो ठीक है ना? मानो अपने ख्यालों में गुम थी। वो केवल उसके मन में तो अपना घर का मकान चल रहा था कि मुझे अपनी हाथ से बनाई हुई लाल लाल ईंटों का मकान बनाना है। मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। उसने सुखिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों पर घर नहीं बना सकें हैं? मानो की बात सुनकर सुखिया आश्चर्य से उसे ताकने लगा। कल की बात वह भूल चुका था। सुखिया ने गहरे अवसाद से भरकर कहा, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपए में ना बनता। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में। गांठ में नहीं है पैसा और चले चले हाथी खरीदने। तो मतलब उसने कहा कि हाथ में तो पैसा नहीं है
और हाथी का जो नाम लिया तो हाथी बहुत बड़ा होता है, तो जो मकान बनाना भी बहुत बड़ा काम है, तो उसको बनाने के लिए भी पैसा अधिक चाहिए। तो उसने कहा कि गांठ में नहीं है पैसा और चले हाथी खरीदने। तो ये तो संभव नहीं है, हाथी तो नहीं खरीदा जा सकता, मकान तो नहीं बन सकता। महीने भर में जो हमने इसी ईंटें बना दी हैं, क्या आप अपने लिए हम ईंटें ना बना सकें? मतलब हमने महीने भर में इतनी सारी ईंटें बना दी, तो क्या हम अपने मकान के लिए ईंटें नहीं बना सकते? मानो ने मासूमियत से कहा। और यह भट्टा, तो सुखिया समझा रहा है मानो को, अपनी पत्नी को, यह भट्टा मालिक का है, हम ईंटें उनके लिए बनाते हैं, हम तो मजदूर हैं और इन ईंटों पर अपना कोई हक ना है। सुखिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया, और इन ईंटों पर हमारा कोई भी हक ना है। क्यों? तो सुखिया मानो कहती है, इन ईंटों पर हमारा कोई भी हक ना है, क्यों? मानो ने ताज्जुब भरी मतलब कड़वाहट से कहा कि अरे ये तो ईंट हम ही बनाते हैं, तो इन पे हमारा हक क्यों नहीं है? उसके अंदर बवंडर मचल रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोली, हर महीने कुछ और बचत करें, ज़्यादा ईंटें बनाएं, तब तब तो मकान बन सकता है ना। तब भी अपना घर नहीं बना सकते। अपने भीतर बुलबुलाते सवालों को बाहर लाना चाहती थी मानो। इतनी मजबूरी इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है? पूरे महीने हाड़ गोड़ तोड़ के भी कितने रुपए बचे? कुल 80। एक साल में 1,000 ईंटों के दाम अगर हमने बचा भी लिए, तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी, और फिर भी घर ना बन पावेगा। ये सुखिया ने अपनी पत्नी मानू को समझाया। सुखिया ने दुखी मन से कहा, अगर हम रात दिन काम करें तो भी नहीं, मतलब अगर हम रात दिन काम करेंगे तो तब भी हम मकान नहीं बना सकते। मानो ने उत्साह में भरकर कहा, बावली हो गई है क्या? चल उठ, चल चल उठ, चल काम पे जाना है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, मतलब आज समय अधिक हो गया है, तो जल्दी से उठ और काम पे हमें जाना है। ठेकेदार आता ही होगा, आज पूरब की टांग काटनी है और लगार के लिए। सुखिया मानो के सवालों से घबरा गया था, उठकर बाहर जाने लगा। कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं रात दिन काम करूंगी, और मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए, ये मानो ने अपने पति से कहा, सुखिया से। अपने गांव में लाल सुर्ख ईंटों का घर, मानो के भीतर मन में हजार हजार वसंत खिल उठे थे। मतलब वो अंदर से बहुत खुश हो चुकी थी कि मैं लाल लाल ईंटों का घर अपने गांव में बनाऊंगी। सुखिया और मानो को एक लक्ष्य मिल गया था, पक्की ईंटों का घर बनाना है, अपने ही हाथ की पक्की ईंटों से। सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं और शाम को भी अंधेरा होने पर जुटे रहते हैं। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे। सभी उनके काम से खुश थे क्योंकि अच्छा काम कर रहे थे। सूबे सिंह किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में भी काफ़ी बदलाव आ गया था। अब वह भट्टे पर गारे मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश जो उसका पति था, वो रोज रात में नशा करके मन की भड़ास निकालता था, क्योंकि उसके जो आ, नौकर ने, सूबे सिंह की ने उसे शराब पिलाना सिखा दिया था। दिन में भी अपनी झोंपड़ी में पड़ा रहता था या इधर उधर बैठा रहता था। किसनी कई कई दिनों तक शहर से लौटती भी नहीं थी। जब लौटती, थकी निढाल और मुरझाई हुई, कपड़ों लत्तों की अब उसके पास कोई कमी नहीं थी। तो उसकी जो हालत थी वो जब वहाँ से आती थी तो वो एकदम मुरझा जाती थी, और कई कई दिन के बाद वो सूबे सिंह के साथ लौटती थी। और तो आपने यहाँ पर ये पार्ट 1 देखा, इसके बाद सेकंड पार्ट देखोगे,
और आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरह यहाँ पर जो श्रमिक जो मज़दूर वर्ग है उनका किस तरह शोषण होता है, और चाहे वो स्त्री पुरुष जो हैं उनका किस तरह शोषण किया जा रहा है। और आगे भी आप इस पाठ के आगे भाग को देखेंगे, आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।